मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी, जो आज क्लास होगी 14वीं। आपसे पहले इंडियन पॉलिटी की 13वीं क्लास हुई थी और आज क्लास होगी 14वीं। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? मतलब निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है या मनोनीत किया जाता है? ध्यान देना, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है या मनोनीत किया जाता है। तो साथियों, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब निर्वाचित क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं वो नियुक्त तो होते हैं लेकिन निर्वाचित नहीं होते। जो भी प्रधानमंत्री, जैसे कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नियुक्त किए गए, वो प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचित नहीं किए गए थे। क्योंकि अगर बात करते हैं, उन्होंने वाराणसी से एमपी, वाराणसी से लोकसभा के सदस्य बने थे। जो निर्वाचित होकर आए थे वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और लोकसभा के सदस्य ही अपना बहुमत देकर या लोकसभा के सदस्यों का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित और मनोनीत। तो ये बात तो समझ में आई होगी कि देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इससे आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन यह राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त करता है? तो आर्टिकल 75 का फर्स्ट, अनुच्छेद 75 का फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ये बात क्लियर? इससे आगे चलें।
तो गाइस चलते हैं। अगर बात करते हैं संघ सरकार की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, या संघ सरकार में कितने प्रकार की व्यवस्था होती है, तो संघ सरकार में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे कि बात करें अध्यक्षात्मक, दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो होती है ये वो होती है जिस देश के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका में है। बात करें भारत देश में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो भारत देश में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। अब संसदीय प्रकार की व्यवस्था कैसे होती है, जिस देश के अंदर जो पावर होती है वो संसद के अंदर होती है, वो ही संसदीय व्यवस्था कहलाती है। बात क्लियर। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली संसदीय प्रकार की शासन का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन बनता है संसदीय प्रकार की शासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, संसदीय प्रकार की शासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि अगर बात करें संसदीय प्रकार की शासन का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति, यानी देश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पद है, जो मुखिया है, वो है राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात करते हैं शासन का प्रशासनिक मुखिया, यानी जो जिसके अंदर पावर है वो किसके अंदर है, प्रधानमंत्री। बात क्लियर। क्योंकि सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद उसको सलाह एवं सहायता देती है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रशासनिक मुखिया प्रधानमंत्री इसलिए ही कहलाता है। बात क्लियर। इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं जो प्रधानमंत्री होता है, इस प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया जाता है यह कैसे कैसे नियुक्त होता है। तो गाइस समझ में आ रहा होगा सभी के। प्रधानमंत्री जो नियुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, जैसे कि लोकसभा
व राज्यसभा संसद के ये दो सदन होते हैं। इस सदन में 545 सदस्य होते हैं और इस सदन में 245 सदस्य होते हैं। लेकिन लोकसभा में अगर बात करते हैं, अधिकतम हो सकते हैं 552, लेकिन वर्तमान में है 545। ये बात क्लियर? ये 545 में से जिस दल के बहुमत यानी 273 सीटों या 273 सदस्य का बहुमत होना जरूरी होता है, और जिस दल के 273 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, उस दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बात क्लियर? लेकिन प्रधानमंत्री के नियुक्ति में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा का प्रधानमंत्री के नियुक्त होने के लिए कोई रोल नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए राज्यसभा में 545 सदस्य होते हैं, उनमें से 273 बहुमत होना चाहिए। बात क्लियर? इसके बाद चलते हैं, जैसे कि वर्तमान में दो पार्टी थी, एक थी यूएनए और दूसरी थी यूडीए, यूनियन यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, यूनियन डेमोक्रेसीज एयर, वो यूडीए, सॉरी ये दल नहीं होते, जो दो दल थे वो थे, एक था यूएनए, कौन कौन से? एक दल था यूपीए और दूसरा दल था एनडीए। कौन सा दल? यूपीए और दूसरा था एनडीए। जो यूपीए जो दल था वो था यूनियन प्रोग्रेसिव एलायंस, और जो एनडीए था नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। जो श्री नरेंद्र मोदी जो दल से थे वो एनडीए दल से थे। बात क्लियर? लेकिन जिस दल का बहुमत 273 सीट प्राप्त करता है, उस दल के मुखिया को या उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर मान के चलो 2 से ज्यादा दल प्राप्त हो या दो से ज्यादा दल हो और किसी भी दल को 273 सीट प्राप्त नहीं हो, तो उस समय किसको प्रधानमंत्री या किस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? अगर बहुमत प्राप्त ना हो, अगर बहुमत किसी दल को ना मिल पाए, तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत या अपने अधिकार के द्वारा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कहने का मतलब ये है, अगर 2 से ज्यादा दल हों और उनमें से किसी भी एक दल को 273 सीट यानी पूरा बहुमत मिल ना पाए, तो उस समय जिस दल का सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं यानी बहुमत दल वाले नेता को बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये बात क्लियर? लेकिन उस समय जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो वह प्रधानमंत्री 1 महीने के भीतर, कितना समय? वह प्रधानमंत्री
1 महीने के भीतर 1 महीने के भीतर बहुमत दिलाना जरूरी होता है। यानी जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपने अधिकार के द्वारा नियुक्त करता है तो उस प्रधानमंत्री को 1 महीने के अंतर्गत अपना पूरा बहुमत दिखाना जरूरी होता है। ये बात क्लियर? अगर पूरा बहुमत ना दिखा पाए तो वह प्रधानमंत्री 1 महीने के अंदर ही अपने पद से रिजाइन दे सकता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 महीने के भीतर अगर वह अपना पूरा बहुमत दिखाता है तो प्रधानमंत्री पद पर ही पूरा समय कार्य करेगा। बात क्लियर? जिस स्टूडेंट को उतारना हो उतार लो, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा, आगे चलें। ध्यान देना, लोकसभा और राज्य सभा, अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना है तो क्या वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य भी है तो वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। जैसे कि बात करें 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। या बात करें 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे 2004 में। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो जो सदस्य लोकसभा का सदस्य हो सकता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, और जो राज्यसभा का सदस्य है वह भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर संसद का किसी ध्यान देना, संसद का किसी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो उसे 6 महीने के अंदर 6 महीने के भीतर किसी संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है। बात क्लियर? 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है। जैसे कि
श्री नरेंद्र मोदी ये वाराणसी से लोकसभा के सदस्य थे। किसके? लोकसभा के सदस्य थे। अब ये लोकसभा के सदस्य थे, ये जो निर्वाचित होकर आए थे वो लोकसभा के 545 सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। क्लियर है? वो जो नरेंद्र मोदी वाराणसी से एमपी का चुनाव जीतकर जो आए थे वो लोकसभा का 545 सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और फिर लोकसभा के बहुमत नेताओं ने नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया। बात क्लियर? और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। इससे आगे चलते हैं। उतारो, नोट कर लिया होगा। चलें इससे आगे। अब इससे आगे ध्यान देते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य। किसी भी मंत्री कोई भी मंत्री हो, चाहे वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मंत्रियों की नियुक्ति देखो, देश के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बात क्लियर? और उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, जैसे कि जो भी मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे उन सभी को प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और नियुक्त करने के बाद उनको अलग अलग विभागों का बंटवारा करेंगे। जैसे कि जो अब राजनाथ सिंह हैं, वो एक मंत्री हैं, लेकिन उनको किस विभाग का दर्जा दिया गया है या किस विभाग में उनको रखा गया है। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है और जो वर्तमान में है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विभागों में बांटा जाता है मंत्रियों को। ये बात क्लियर? लेकिन अगर किसी मंत्री को, तो वो किसके हाथ में होता है? वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। जब किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री ही नियुक्त करवाता है और अगर प्रधानमंत्री ये चाहे कि अब इस मंत्री को इस पद से हटाया जाए तो किसी भी समय प्रधानमंत्री उस मंत्री को हटा सकता है, यानी उस व्यक्ति से कभी भी त्याग पत्र ले सकता है। लेकिन अगर वह मंत्री प्रधानमंत्री जी के कहने पर त्याग पत्र नहीं देता तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उसका पद लेने के लिए कहते हैं और राष्ट्रपति उसी समय उसको बर्खास्त कर देते हैं।
उसी समय बर्खास्त कर देते हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री जी के कहने पर कोई मंत्री अपना त्याग पत्र नहीं देता तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उस मंत्री का त्याग पत्र लेने के लिए कहते हैं और राष्ट्रपति उस मंत्री से त्याग पत्र जब अगर राष्ट्रपति के कहने पर दे देता है तो ठीक है, वरना राष्ट्रपति तभी उसको बर्खास्त कर देता है, यानी टर्मिनेट कर देता है। बात क्लियर? अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो हम बात करेंगे कि मंत्रिमंडल क्या होती है या मंत्री परिषद क्या होगी, वो तो इससे आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं। जो मंत्री होते हैं तो मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, दोनों के बीच में आपस में एक कड़ी होती है। वो कड़ी कैसे होती है? जैसे कि अगर किसी मंत्री को राष्ट्रपति से कोई सलाह लेनी हो, कोई बात पूछनी हो या अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचानी हो तो वह मंत्री प्रधानमंत्री जी से कहते हैं और वह प्रधानमंत्री तब राष्ट्रपति जी से कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को कोई बात मंत्रियों तक पहुंचानी होती है तो वह राष्ट्रपति डायरेक्ट मंत्रियों से ना कहकर पहले प्रधानमंत्री से कहते हैं और प्रधानमंत्री फिर मंत्रियों के पास सूचना भेजते हैं। तो इसलिए ही मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में आपस में एक कड़ी होती है। उस कड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ये बात क्लियर? यानी मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी होती है और उस कड़ी को जोड़ने का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाना वो भी प्रधानमंत्री का काम होता है और राष्ट्रपति की सूचना को मंत्रियों तक पहुंचाना वो भी प्रधानमंत्री का काम होता है। तो बात क्लियर समझ में आई होगी। तो साथियों, आज को यही समाप्त करते हुए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो जो आज नए साथी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।